झारखंड एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हम लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री के आज क्लास में क्वेश्चंस। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और इससे रिलेटेड आ सकते हैं आपके बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में भी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और ये जो क्लास है वो केमिस्ट्री के लिए है, तो आप सभी को पता ही है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस का रंग कैसा होता है। जो NO2 गैस होता है उसका रंग कैसा होता है बतलाइए। रंगहीन होता है, भूरा होता है, पीला होता है या फिर हरा होता है, कैसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है बतलाए यहाँ पे। तो जैसा कि आपको यहाँ पता है, जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल्ट, जो लेड नाइट्रेट को हम लोग यहाँ पे गर्म करते हैं तो क्या निकलता है। इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे विघटित होकर लेड ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, NO2 बनाता है। यही पूछा है कि जो NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इसका रंग कैसा होता है। इसका रंग कैसा होता है NO2 का, यहाँ पे बतलाइए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है। बिल्कुल यहाँ पे सही आ रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है वो भूरा होता है, यानी कि ब्राउन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सी वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया कौन से है, आपको पिछले क्लास में बतलाए थे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन यानी कि इसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया। तो हम आप लोगों को बतलाए थे कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक के टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे आपको इस तरह से एग्जाम्पल बतलाए थे। यहाँ पे एक यौगिक है, यहाँ पे एक यौगिक है, एक अभिकारक है, ये टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक पदार्थों में यहाँ पे 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इसको वियोजन अभिक्रिया बोले थे। और इसका जस्ट होता है संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो होते हैं उसको मिलने से एक उत्पाद बनता है, वो संयोजन अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन में चलते हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सटीक बैठता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि एक यहाँ पे यौगिक है, एक अभिकारक है, जो कि टूट कर कितना बन रहा है, 2 या 2 से अधिक यहाँ पे बोला है तो 2 बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, जो कि वियोजन अभिक्रिया का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। जबकि ऑप्शन नंबर बी पे क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी पे दिया है यहाँ पे इसमें 2 अभिकारक है और ए जो उत्पाद बन रहा है वो एक उत्पाद बन रहा है। तो ए जो है वो संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को बतलाए थे, संयोजन अभिक्रिया बतलाए थे। और यहाँ पे जिंक है और कॉपर सल्फेट है, यहाँ से जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो कॉपर है इसको विस्थापित कर देता है। यहाँ पे जो नया, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो जिंक सल्फेट यहाँ पे नया यौगिक बना, इसमें से कॉपर को विस्थापित कर दिया और यहाँ कॉपर को बाहर भेज दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये विस्थापन अभिक्रिया होता है। ये जो होता है वो विस्थापन अभिक्रिया होता है। और इसके बाद जो लास्ट में दिया है HCl और NaOH, इसके बाद जो रिएक्शन करके उत्पाद बनाता है वो NaCl और H2O, ये दोनों आपस में आयन जो है वो अदला बदली कर लेते हैं। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ये जो अभिक्रिया कहलाते हैं वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से आता है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम में बोलता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आता है, जो कि आगे हम बतलाएंगे। आप लोगों को जब ऑक्सीकरण और रिडक्शन बतलाएंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बतलाएंगे, वहाँ पे इसको हम बतलाएंगे। इसको आगे हम होल्ड करते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर ब्रोमाइड का रंग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, हल्का पीला होता है, हरा होता है, काला होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसको AgBr जो होता है, AgBr जो है वो शुद्ध रूप में हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी,
हालांकि इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह अपघटित होकर ग्रे कलर का हो जाता है, धूसर कलर का हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है बतलाइए। ऑक्सीकरण प्रक्रिया, अपचयन प्रक्रिया, उदासीनीकरण या फिर अवक्षेपण। कौन सा प्रक्रिया है लोहे के ऊपर जब जंग लगता है? लोहे के ऊपर जब जंग लगता है तो कौन सा प्रक्रिया बतलाइए, कौन सा प्रक्रिया है? तो आप सभी को पता है ऑक्सीकरण रिडक्शन होता है, ऑक्सीकरण रिएक्शन होता है, ऑक्सीकरण रिएक्शन होता है, यानी कि अपचयन। ऑक्सीकरण यानी कि क्या होता है? ऑक्सीकरण मतलब जो होता है वो अपचयन होता है। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन होता है, यहाँ पे सॉरी अपचयन बोल दिया, उपचयन। यहाँ पे कन्फ्यूजन अक्सर होता है, एक अपचयन होता है और एक उपचयन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है उपचयन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन होता है और रिडक्शन मतलब अपचयन होता है। यहाँ पे हम उसको हल्का सा आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है और एक हल्का सा इस क्वेश्चन से हट कर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए ऑक्सीडेशन होता है और एक होता है रिडक्शन, DUCTION। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। रिडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो इसको अपचयन बोलते हैं, अपचयन इसको बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन जो होता है इसको उपचयन बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। इसको आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अपचयन सबसे पहले ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीजन की वृद्धि इसमें होती है, ऑक्सीजन का इसमें जो है O2 का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का कमी होता है, ह्रास होता है। हाइड्रोजन की यहाँ पे हम नीचे की ओर इंगित कर रहे हैं, हाइड्रोजन की ह्रास होता है यानी कमी होता है। जबकि इसका जस्ट उल्टा इसमें होता है, हाइड्रोजन इसमें इंक्रीज और ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज करते हैं। ऑक्सीजन की ह्रास होता है यानी कमी होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। तो अब क्वेश्चन बोला है कि लोहे पे जब जंग लगता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? लोहे पे जब जंग लगता है तो इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और इसको हिंदी में उपचयन बोलते हैं या फिर ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं या फिर उपचयन भी बोलते हैं। आपको कभी कभी उपचयन लिखा हुआ मिलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हालांकि जो जंग होता है इसका क्या होता है रासायनिक नाम, रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? तो Fe, रस्ट जो होता है वो Fe2O3 × XH2O, XH2O ए होता है इसका रासायनिक सूत्र। और रासायनिक नाम की बात करें तो इसको फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। आप सोचेंगे यहाँ पे X क्या है? तो X यहाँ पे जो है वो जल के अणु को दर्शाता है जो कि फिक्स नहीं होता है, इन्वायरमेंट जैसे चेंज होता है वैसे वैसे, मतलब ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे कि वहाँ पे कितनी मात्रा में जल की अणु प्रेजेंट है। क्लियर, क्लियर। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे बतलाना था आप लोगों को, ऑक्सीकरण और जो रिडक्शन है दोनों रिएक्शन होता है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। एक रेडॉक्स अभिक्रिया आपसे पूछा जा सकता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों होता है। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, इसको अगर हम ताप देते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनाता है? कॉपर और जल अलग अलग हो जाता है, कॉपर और जल अलग अलग होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो गया? ह्रास हो गया। सिर्फ यहाँ कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर बचा यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया यानी ऑक्सीजन की कमी हो गया, तो ए जो हो गया वो अपचयन हो गया, अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसमें देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे जुट गया, तो ऑक्सीजन जुट गया तो ए क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया।
ऑक्सीडेशन। तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है एक ही अभिक्रिया में। उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? अगला क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि चांदी पर बनने वाली काली परत क्या होती है। चांदी पर बनने वाली काली परत क्या होती है यहाँ पे बतलाइए। और एक यहाँ पे 2-3 चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, हम आपको यहाँ पे बतला रहे हैं, इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। चांदी के ऊपर जब संक्षारण होता है, यानी कि जब संक्षारण के कारण कैसी परत उस पर चढ़ती है, तो चांदी के ऊपर जो है वो काली परत चढ़ती है, काली परत चढ़ती है। लोहे के ऊपर, इसको वन लाइनर के तौर पे आप याद रख सकते हैं, लोहे के ऊपर कैसी परत चढ़ती है, तो भूरी परत चढ़ती है, ब्राउन भूरी परत। और तांबे के ऊपर जो है वो हरी परत चढ़ती है, हरी परत चढ़ती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोहे के ऊपर संक्षारण के कारण कौन सी परत, कैसी कलर की परत चढ़ती है, या जब वो संक्षारित हो जाती है तो किस रंग में बदल जाती है, इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तो चांदी काली परत होता है और लोहा जो है वो भूरी परत और तांबा जो है वो हरी परत, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है कि चांदी पर बनने वाली काली परत क्या होती है। जो चांदी के ऊपर काली परत बनती है वो क्या होती है। सिल्वर ऑक्साइड होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, या सिल्वर नाइट्रेट होता है, क्या होता है, क्या होता है बतलाइए। ये जो होता है वो सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है। जब चांदी जो होता है वो हवा में मौजूद सल्फ़र या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस के संपर्क में जब आती है तो अपने साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की एक परत बना लेती है, एक परत बना लेती है सिल्वर सल्फाइड का, Ag2S होता है सिल्वर सल्फाइड। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि तांबे पर बनने वाली हरी परत का नाम क्या है। तांबे के ऊपर बनने वाली हरी परत का नाम क्या है। कॉपर ऑक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, या फिर कॉपर सल्फेट, या फिर कॉपर क्लोराइड। तांबे के ऊपर जो हरी परत बनता है उसका क्या नाम होता है। बिल्कुल सही, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। ये जो होता है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। जब तांबा लंबे समय तक वायुमंडल में हो गया, जो वहाँ पे नमी जो होता है वहाँ पे वायुमंडल में है, तो यह हवा के मौजूद में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, जिससे कि तांबा की सतह पे यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाता है। और कैसा कलर का हो जाता है, तो हरी कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है बतलाइए। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर कार्बोनिक एसिड, बतलाइए कौन सा है। एक और क्वेश्चन कि एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है वो नींबू और संतरा में पाया जाता है, नींबू और संतरा में पाया जाता है। वही हाइड्रोक्लोरिक HCl की बात करें तो ये स्टमक यानी कि जो पेट होता है मनुष्य को, उसमें ये पाया जाता है, स्टमक में, जो कि पाचन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो सबसे प्रबल अम्ल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर किसका पता लगाता है। सार्वत्रिक सूचक जो होता है वो किसका पता लगाता है बतलाइए। तापमान का पता लगाता है, pH मान, घनत्व, या फिर दाब, किसका पता लगाता है।
किसका पता लगाता है? तो ये जो होता है वो पीएच मान का पता लगाता है। आपको जैसा कि पता होगा, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच मान का पता लगाता है। जो सार्वत्रिक सूचक होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, वो कई सारे इंडिकेटर्स का एक मिश्रण होता है, जो कि यह किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन और उसके अलग अलग सांद्रता पे अलग अलग रंग का कैसा दिखता है, इसके बारे में ये पता करता है। कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसके बारे में ये पता लगाता है, उसकी प्रकृति के बारे में पता करता है। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाने वाला ऑक्साइड कहलाता है। जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाने वाला ऑक्साइड कैसा कहलाता है? अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड या फिर मिश्रित ऑक्साइड? तो ये तो नाम से ही पता चलता है, जो क्षारीय विलयन बनाता है वो क्षारीय ऑक्साइड कहलाता है, क्षारीय ऑक्साइड कहलाता है। और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो धातु की जो ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति सामान्यतः जो है वो क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। क्लियर? जल्दी से बतलाइए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्यतः नाम क्या है, बतलाइए। और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साइंस का स्पेशल यहाँ पे नोट्स है आप लोगों के लिए। इस नोट्स में आपको साइंस का यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलने वाला है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलने वाला है, और लास्ट 3 साल का 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें एएनएम और जीएनएम दोनों का मिलने वाला है, साइंस का मिलने वाला है। ये सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 69 यानी कि 69 रुपया में। कहाँ पे मिलेगा? तो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है नोट्स का, वहाँ से आप लोग जाकर ले सकते हैं। और साइंस का जो नोट्स है थ्योरी वो हिंदी में है, बाकी एमसीक्यू जो चैप्टर वाइज है और प्रीवियस ईयर पेपर है वो दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो सिर्फ और सिर्फ 69 यानी 69 रुपया में आप ले सकते हैं। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर बतलाइए, या फिर आप व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सअप नंबर है 8986830118। ये है व्हाट्सअप नंबर। आप लोग व्हाट्सअप पे भी मैसेज करके वहाँ से भी इसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। चलिए इसका आंसर बतलाइए क्या होगा। तो देखिए, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो इसका सामान्य नाम क्या होता है? क्विक लाइम यानी कि जो चूना होता है वो, स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना, या फिर जिप्सम या पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम? तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका सामान्य नाम होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर बी, बुझा हुआ चूना। अब यहाँ पे बतलाइए, बुझा हुआ चूना जो है उसका यहाँ पे रासायनिक सूत्र अब हम यहाँ पे सभी का देखते हैं। तो सबसे पहले क्विक लाइम का देखते हैं रासायनिक सूत्र, यानी कि चूना का जो होता है वो CaO होता है चूना का। वही अगर बुझा हुआ चूना का बात करते हैं तो CaOH होल्टोइस होता है। और जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम का जो होता है वो CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका जो होता है CaSO4 × ½ H2O होता है, ½ H2O होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। क्लियर? जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक क्लियर है सभी का? यहाँ तक क्लियर? प्लास्टर ऑफ पेरिस को और क्या नाम से जानते हैं बतलाइए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ CaSO4 × ½ H2O जो हुआ, इसको कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या होमी हाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे बतलाइए कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग क्या क्या होता है। चलिए इसको हम अगले क्लास में कभी बताएंगे। अगले क्लास जो बताएंगे वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सब का यूज बताएंगे।
हल्का सा यहाँ पे बस बतलाते हैं कि आप लोग जानते होंगे डॉक्टर अगर टूटी हुई हड्डियाँ है उसको जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, खिलौना बनाने हो गया, सजावट वगैरह ये सब जो होता है उसमें उपयोग करते हैं। बाकी हम आप लोगों को अगले क्लास में इसके बारे में स्पेशल हम जिप्सम के बारे में बतलाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बतलाएंगे, और जो धोने का सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ये सब के बारे में बतलाएंगे। विरंजक चूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब के बारे में हम आप लोगों को स्पेशल अगले क्लास में बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि धातुओं की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है। धातुओं की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? क्या वो भंगुर होते हैं यानी ब्रिटल होते हैं, डक्टाइल होते हैं यानी कि तन्य होते हैं, कुचालक होते हैं, या फिर गैसीय होते हैं? कैसी होती है धातु की प्रकृति? धातु की प्रकृति कैसी होती है यहाँ पे बतलाइए। तो देखिए जो धातु की प्रकृति होती है वो तन्य होती है, यानी कि जो धातु होता है उसका तार बनाया जा सकता है खींचकर। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार यहाँ पे पूछा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। तो पूछा है कि सोना जो होता है 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये बतलाइए। 1 ग्राम सोना, क्योंकि आपको पता है कि धातु जो है वो तन्य होती है, इसकी प्रकृति तन्यता यहाँ पे होता है। तो 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, बतलाइए जल्दी से। किलोमीटर बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही सुने, 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये आपको 2022 और 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? मरकरी होती है, सोडियम, आयरन, या फिर जिंक? कौन सी होती है बतलाइए। और एक क्वेश्चन आपके 2022 में आया हुआ है कि कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में होती है कमरे के ताप पर? तो अधातु जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये धातु क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है, बतलाइए जल्दी से। जब आपको एग्जाम में पूछा है कौन सा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। तो धातु की अगर बात करें तो मरकरी है, पारा है, हिंदी में इसको पारा बोलते हैं। मरकरी है जो कि द्रव अवस्था में होता है और यह एक धातु है। वही अगर अधातु की बात करें तो अधातु में आपको ब्रोमीन आ जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बतलाइए। और अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल फ्री में होता है, और उसका नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस आता है, वीडियो आता है या फिर इन्फॉर्मेशन है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और बाकी तो आप लोग शेयर कर ही देते हैं बिना बोले अपने दोस्तों के पास, और लाइक तो कर चुके होंगे, और जो नहीं किए हैं इस क्लास को आप लोग लाइक भी कर लीजिए। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जब धातु अम्ल के साथ यहाँ पे अभिक्रिया होता है तो कौन सी गैस निकलती है, बतलाइए। कौन सी गैस निकलती है? बिल्कुल यहाँ पे सही आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है जब धातु अम्ल से रिएक्शन करती है। धातु जो है वो अम्ल से रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस यहाँ पे निकालती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भर्जन किस अयस्क पर किया जाता है? भर्जन जो है वो किस अयस्क पर किया जाता है? तो भर्जन क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग भर्जन को जानेंगे ना, भर्जन होता क्या है, तब तो जानेंगे कि किस अयस्क के ऊपर करते हैं। तो भर्जन, जिसको इंग्लिश में रोस्टिंग बोलते हैं, और रोस्टिंग बोलते हैं यहाँ पे भर्जन। भर्जन क्या है? तो भर्जन एक वो प्रक्रिया होता है जिसमें कि हम सल्फाइड अयस्क जो होता है, सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके जो गलनांक होता है उससे भी कम तापमान पर तीव्रता से गर्म करते हैं। इस जो प्रोसेस होता है इसको भर्जन बोलते हैं।
इसको जो है वो वर्जन बोलते हैं। और इसको आपको याद रखना है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन के उपस्थिति में आपको यहाँ पे याद रखना है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि एक वर्जन आता है और एक निस्थापन आता है। निस्थापन जो आता है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है, तो उसको भी हम आगे यहाँ पे बतलाते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर हुआ, किसके उपस्थिति में, तो सल्फाइड अयस्क के उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क के उपस्थिति में। वर्जन जो है वो सल्फाइड अयस्क के उपस्थिति में होता है, जबकि निस्थापन जो है वो किसके उपस्थिति में, इसको भी हम यहाँ पे आगे बतलाते हैं। देखिए, निस्थापन यानी कि कैल्सिनेशन किस अयस्क पर किया जाता है, कैल्सिनेशन जो है वो किस अयस्क पे किया जाता है, तो नाम से ही पता चलता है CaLCi, कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे कैल्शियम नहीं होगा, कैल्सिनेशन है बट कैल्शियम नहीं होगा, कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट अयस्क पे, कार्बोनेट अयस्क पे इसको करते हैं। निस्थापन क्या होता है बतलाइए, क्या होता है बतलाइए। जो निस्थापन होता है वो क्या होता है, तो ये जो प्रक्रिया होता है इसमें हम कार्बोनेट अयस्क, पहले ही बतलाएं कि कार्बोनेट अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम इसमें सीमित मात्रा में गर्म करते हैं, सीमित मात्रा में गर्म करते हैं। तो ये जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में, एब्सेंस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि वर्जन जो था वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बस इतना रखना है, वर्जन में किसका उपयोग करते हैं, तो सल्फाइड अयस्क का, और जबकि निस्थापन में कार्बोनेट अयस्क का उपयोग करते हैं। यहाँ पे दो ही चीज़ याद रखना है, एक का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एक का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, और दूसरा कि वर्जन जो है उसको सल्फाइड अयस्क को यहाँ पे गर्म करते हैं और निस्थापन जो है उसमें कार्बोनेट अयस्क को। बस यहाँ पे दो ही चीज़ इसमें याद रखना है, इसमें दो ही चीज़ याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 की ग्रेफाइट में विद्युत चालकता का कारण है। ग्रेफाइट में विद्युत चालकता का कारण क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट जो है वो एक अधातु है, वो एक अधातु है जो कि किसका अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ है। ग्रेफाइट एक अधातु है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी अधातु जो विद्युत का चालन करता है, एक ऐसी धातु जिसमें विद्युत का चालन होता है, तो उसको ग्रेफाइट याद रखना है। लेकिन ग्रेफाइट में विद्युत का चालन क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें विद्युत का चालन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के संतृप्त यौगिक में कौन सा बंध पाया जाता है, बतलाइए। कार्बन के संतृप्त यौगिक में कौन सा बंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। तो संतृप्त यौगिक क्या होता है, इसको पहले जानेंगे तब तो हम लोग जान पाएंगे कि कितने बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे बतलाइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है कि संतृप्त यौगिक क्या होता है, जब परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन होते हैं उसको संतृप्त यौगिक बोलते हैं। संतृप्त में जो जैसे यहाँ पे सिर्फ एक आबंध यानी कि सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बोल सकते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं उसको संतृप्त बोलते हैं। और एक होता है असंतृप्त, असंतृप्त इसमें जो है वो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको असंतृप्त बोलते हैं, असंतृप्त बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मीथेन आता है CH4, ये मीथेन आता है, ये असंतृप्त यौगिक में आता है। इसमें जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ये हुआ संतृप्त यौगिक। वही अगर असंतृप्त यौगिक की बात करते हैं तो असंतृप्त यौगिक में कौन सा आ जाएगा, एथिन आ जाएगा, एथिन आ जाएगा, एथाइन आ जाएगा। ये सब जो आता है वो किस में आता है, एथिन हो गया, एथाइन हो गया, या फिर इसके अलावा प्रोपीन हो गया। जैसे मान लेते हैं एथिन का एग्जांपल लेते हैं, C2H4 है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे
एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखिए यहाँ पे एक कौन सा आएगा, असंतृप्त यौगिक में आएगा, असंतृप्त यौगिक में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा कि संतृप्त यौगिक में कौन सा बंध पाया जाता है, तो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर वही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये असंतृप्त में पाया जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एथिन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो एथिन अभी हम आपको बतलाए जो सैचुरेटेड होता है वो संतृप्त होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो वो होता है ना रिएक्शन बंद होता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और अनसैचुरेटेड इसको बोलते हैं असंतृप्त, असंतृप्त। तो एथिन किस प्रकार का है, तो असंतृप्त है। एथिन जो है वो असंतृप्त है, इसमें जो है वो डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि अभी हम बतलाए C2H4, C2H4 यही एथिन है, एथिन यही है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसलिए यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जिस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि साबुन के अणु का जल रागी भाग किस ओर आकर्षित होता है। बतलाइए, साबुन के अणु का जो जल रागी भाग होता है वो किस ओर आकर्षित होता है, तो इसके दो भाग होते हैं, एक जल रागी होता है, जल रागी, और दूसरा जो होता है वो जल विरागी होता है, जल विरागी होता है। एक जल रागी और एक दूसरा जल विरागी। जो सिरा जल में विलय होते हैं यानी कि जो जल में घुलते हैं उसको जल रागी बोलते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन में विलय होते हैं उसको जल विरागी बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि जल रागी भाग किस ओर आकर्षित होते हैं, तो जल की ओर होंगे, सिंपल सा जल की ओर ही तो होंगे, जल की ओर होंगे। जबकि जल विरागी जो है वो किसके ओर होगा, तेल हो गया, ग्रीस हो गया, इसके तरफ होगा जल विरागी सिरा, हाइड्रोकार्बन की ओर होगा। अगला यहाँ पे है कि जैव अपघटनीय पदार्थ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा है, कौन सा है यहाँ पे बतलाइए। और हाँ, जो इसका PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे, इसका आंसर की के साथ आप लोगों को इस क्लास के जस्ट बाद PDF मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर अपडेट भी कोई भी होता है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और क्विज वगैरह वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आप लोग जाकर फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी कर लीजिए। बाकी इसका आंसर बतलाइए क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जैव अपघटनीय पदार्थ होता क्या है। जैव अपघटनीय पदार्थ होता क्या है, तो ये जो होता है वैसे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जैसे कि जो प्रकृति में मौजूद बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, या फिर कोई सूक्ष्म जीव द्वारा आसानी से सड़ गल जाता है और वो मिट्टी बन जाता है, उसको बोलते हैं जैव अपघटनीय पदार्थ। जैसे कि आप देखे होंगे सब्जियां होते हैं, सब्जियां जैसे कि कचरा होते हैं, या फिर आप कागज़ देखे होंगे, पॉलीथीन नहीं, पॉलीथीन तो नहीं, वो बायोडिग्रेडेबल में नहीं आएगा, लेकिन एक कागज़ देखे होंगे या फिर कोई भी कचरा देखे होंगे जो कि मिट्टी बन जाता है, वो आता है जैव अपघटनीय पदार्थ। तो प्लास्टिक तो नहीं आएगा, पॉलीथीन नहीं आएगा, वेजिटेबल वेस्ट जो कि बिल्कुल सही है, और ग्लास भी नहीं है, ये सब मिट्टी में नहीं मिलते गलते हैं, तो ये सब नहीं आएगा। सिंपल सा जो मिट्टी में गल जाते हैं, मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, वो बोल सकते हैं जैव अपघटनीय पदार्थ, जिसको बैक्टीरिया, फंगस, ये सब उसको सूक्ष्मजीव ख़त्म कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं राइट आंसर क्या हुआ, वेजिटेबल वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो यही था आज के क्लास का यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इसके अलावा भी क्लासेस हो रहा है, साइंस का नोट्स जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी आपको फिजिक्स का भी क्लासेस हो रहा है, बायोलॉजी का भी हो रहा है, और जीके का भी क्लासेस फिर से स्टार्ट होने वाला है। उसका नोट्स प्रिपेयर हो रहा था तो उसमें यहाँ पे नोट्स
प्रिपेयर करने में यहाँ पे टाइम जीके का क्लासेस अभी नहीं हो पाया, हालांकि फिर से क्लासेस उसका होगा और मैथ्स का भी क्लासेस कंटिन्यू होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों का भी फॉर्म आने ही वाला है, बहुत सारा कमेंट आता है कि फॉर्म कब आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।